हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसीए कांकेर में। जैसे कि आप लोगों में से कई लोग अभी 14 सितंबर को सीजी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। तो अभी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और भारत का सामान्य अध्ययन के एमसीक्यू का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में हम भारत के सामान्य भूगोल के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हम लगभग 35 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये थोड़ा अपन डिटेल से देखेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो लंबा बने, लेकिन आप अंत तक जरूर देखिएगा और आप भी साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्राई करिएगा। वीडियो को थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए पॉज करके आप भी आंसर को सोचिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत विस्तृत है, ठीक है। ए ऑप्शन में 37 डिग्री 17 मिनट उत्तर तथा 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिण के बीच। बी ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण के बीच। सी ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन सा आंसर होना चाहिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार इनमें से कोई भी नहीं है, इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है क्या, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो मान लीजिए भारत है और इसका अक्षांशीय विस्तार अगर आप हम देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है यहाँ से। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगभग 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये अक्षांशीय विस्तार है। तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो 8 डिग्री 4 मिनट तो दिया है, लेकिन दक्षिण दे दिया है, और 37 डिग्री है। तो 37 डिग्री 17 मिनट दिया है, तो 17 मिनट नहीं है, 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और अगर देशांतरी विस्तार देखेंगे तो देशांतरी विस्तार है 786 का उल्टा ले लेना आप। 786 का उल्टा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे कि अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का अगर देशांतरी विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच भारत का देशांतरी विस्तार है। तो इस प्रकार से इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर है वो क्या है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर ये है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, कन्याकुमारी, ठीक। इसका आंसर है कन्याकुमारी। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का दक्षिणतम छोर क्या है, तब ये कन्याकुमारी नहीं होगा, तब इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान और निकोबार में। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहां पे आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट। इसका जो अक्षांशीय जो रेखा है वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तब आप लगाओगे इंदिरा पॉइंट। और जब पूछे क्वेश्चन कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तब लगाओगे कन्याकुमारी, ठीक। तो ये दो अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो आपको प्रश्न पढ़ते समय ध्यान रखना है कि मुख्य भूमि का पूछ रहे हैं कि केवल भारत के दक्षिणतम पॉइंट पूछ रहे हैं, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था आपके पीएससी या व्यापम में कि इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप में है, तो इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है, ग्रेट निकोबार। याद रखना, इंदिरा पॉइंट कौन से द्वीप में है, तो ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है कहां से, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। तो बताइए कहां से गुजरती है, तो इसका आंसर है इन सभी से, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। कौन कौन से 8 राज्य हैं, तो निम्नलिखित 8 राज्य हैं, उसको हम देख लेते हैं कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजर रही है। तो देखिए ये है सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद ये राजस्थान से भी गुजरती है, ठीक। राजस्थान के बाद ये है मध्य प्रदेश, और उसके बाद ये छत्तीसगढ़,
उसके बाद ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो ऐसे करके ये 8 राज्यों से गुजरती। कौन कौन से एक बार फिर से देख लें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे करके कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कर्क रेखा गुजरने वाली जो राज्य हैं, पूर्व से पश्चिम अरेंज करो या पश्चिम से पूर्व अरेंज करो राज्यों को, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और याद रखना, कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो शहर है वो है रांची। सबसे नजदीक अगर कर्क रेखा के समीप जो नगर है वो है रांची। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। ऑप्शन है 1 घंटे, बी है 2 घंटा, सी है 3 घंटा और डी है 1.5 घंटा। तो इसका आंसर है बी, 2 घंटा। आप याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। ठीक है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो 30 डिग्री में आपका 30 इंटू 4 कर लीजिएगा, कितना हो जाता है 12। ठीक है, 120 मिनट का डिफरेंस यानी कि 2 घंटे का अंतराल आता है। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दक्षिणतम बिंदु भारत का। तो इससे पहले तो हम लोग देखें इंदिरा पॉइंट, लेकिन इंदिरा पॉइंट नहीं दिया है, इसमें दिया है उसका जो द्वीप में है वो। तो ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको मैप में देखना है तो अपन मैप में देख लेते हैं। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो ये है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार यही है और यहीं पर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसी पॉइंट पर इंदिरा पॉइंट है, वही भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और अगर आप भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखोगे तो यही है कन्याकुमारी। ठीक, और अगर प्रश्न में पूछे कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है तो वो है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। ठीक, और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे तो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में गुहार मोती। और सबसे उत्तर का पूछेगा तो वो है इंदिरा कॉल। ठीक, तो अब आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो भारत का जो पड़ोसी देश है, भारत के जो पड़ोसी देश है, सबसे ज्यादा किसके साथ भारत का सीमा शेयर होता है। तो ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। अधिकतर लोगों को चीन और पाकिस्तान लगता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, और बाकी का इससे कम है। और सबसे कम किसके साथ है तो हम मैप में देख लेते हैं। तो इस 5वें क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमको समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि बांग्लादेश थोड़ा राउंड शेप में है। तो राउंड शेप में होने की वजह से हमको लगता है कि ये होगा नहीं, लेकिन यही सबसे ज्यादा लंबा सीमा भारत के साथ शेयर करता है। तो अगर सबसे कम सीमा देखा जाए तो सबसे कम सीमा जो शेयर करता है भारत के साथ वो है अफगानिस्तान। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा ही अफगानिस्तान लद्दाख से लगता है। ठीक, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ठीक है, 3 देश से बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य कौन सा है भारत का। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय और सिक्किम। तो इसका आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, इसको मैप के जरिए अपन देख भी लेते हैं। तो देखिए सिक्किम, सिक्किम ये है और इधर देखो नेपाल है सिक्किम के बॉर्डर से, ये भूटान है और ऊपर ये चाइना है। ठीक है, ये वाला चाइना हिस्सा है। तो नेपाल, चाइना और भूटान से लगने वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, जो हमारा प्रश्न में पूछा है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे राज्य जो 3 देशों से लगते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एक बांग्लादेश से लगता है, भूटान से लगता है और नेपाल से लगता है। तो दूसरा राज्य कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। तीसरा राज्य देखो, तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो भूटान से लगता है, चाइना से लगता है और म्यांमार से लगता है। तो अगला राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। किससे किससे लग रहा है, भूटान, चाइना और म्यांमार। ठीक, और कौन सा राज्य हो सकता है जो 3 देशों से लगता है। तो राज्य तो नहीं है, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया जैसे लद्दाख। ठीक है, अभी फिलहाल इसको अलग कर दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर बन गया है और ये लद्दाख है।
ठीक, तो लद्दाख 3 देशों से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन कौन सा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर जो ऊपर है वो चाइना। ठीक, इस प्रकार से 3 देशों से लगने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आप देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 7वां, हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है, पदी मतलब होता है फुट हिल्स, है ना, नीचे पे सबसे शुरुआत पे कौन सा हिमालय का जो, जब आप चढ़ने जाएंगे या हिमालय की ओर जाएंगे तो सबसे शुरुआत कहाँ से होता है? ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय और अरावली। तो इसकी शुरुआत होती है शिवालिक से, तो इसका आंसर है शिवालिक। तो आप देख लीजिए हिमालय जो है वो 3 पार्ट में है। ठीक है, जैसे आपको हिमालय दिखा देते हैं। जैसे आप देखोगे सबसे पहले ये काराकोरम रेंज है, पहला नंबर जो है वो काराकोरम का है, दूसरा नंबर रेंज है वो लद्दाख का है और तीसरा है वो जास्कर का है। ठीक, इसके बाद शुरू होता है ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये वाला जो है वो ग्रेट हिमालय है। ठीक, इसके बाद है मिडिल हिमालय, ये वाला जो है वो मध्य हिमालय है और सबसे लास्ट है शिवालिक। ठीक, तो ये तीनों को हिमालय बोला जाता है। ये तीनों हिमालय के भाग हैं, जैसे कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक, अब जैसे आप देखो ट्रांस हिमालय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ट्रांस हिमालय किसको बोलते हैं? ये हिमालय का हिस्सा नहीं होता। ट्रांस हिमालय मतलब लोग समझ नहीं पाते, ट्रांस का मतलब होता है के पार, यानी हिमालय के पार वाली जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी है? तो वो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनको ट्रांस हिमालय बोला जाता है, ना कि हिमालय को बोला जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के उस पार कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो ये हैं। ठीक है, फिलहाल आपको क्वेश्चन पूछा है हिमालय का, तो हिमालय का पर्वतीय जो पदीय प्रदेश यानी फुट हिल्स है वो कौन सा है? शिवालिक। इसका आंसर क्या होगा? शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ठीक है, पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं। पहला है अरावली, दूसरा है विंध्याचल, तीसरा है हिमालय और चौथा है पूर्वी घाट। ठीक है, तो सबसे नवीनतम जो भारत में पर्वत श्रेणी वो कौन सी है? तो उसका आंसर है हिमालय। ठीक है, आप याद रखना हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण इनके बाद हुआ है, ये जो पर्वत श्रेणी दिया हुआ है इसके बाद हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है तो वो है हिमालय। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सब भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है तो वो उसका आंसर होगा फिर अरावली। याद रखना, अगर पुरानी पूछ रहा है तब अरावली होगा और नवीनतम पूछेगा तो हिमालय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 9th, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूछा है, तो ऑप्शन है कुद्रेमुख, अनाईमुदी, डोडा बेटा और महाबलेश्वर। ठीक है, तो इसका आंसर है अनाईमुदी। क्या है? आंसर नंबर बी, अनाईमुदी। अनाईमुदी अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो वो है दूधा बेटा। ठीक है, ये दूधा बेटा सेकंड लार्जेस्ट है मतलब ऊंचाई में, और अनाईमुदी सबसे ऊंची है। ठीक है, दूधा बेटा है नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा और अनाईमुदी है अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, सह्याद्री और कार्डमम। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा लग रहा है आपको? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर होगा नीलगिरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए कैसे, मान लीजिए पश्चिमी घाट है यहाँ तक और इधर से पूर्वी घाट है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये पॉइंट पे कौन सा स्थान है, कौन सी पहाड़ी है? तो यहाँ पे है नीलगिरी। ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी होगा पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। पहला ऑप्शन है K2 गॉडविन ऑस्टिन और दूसरा है कंचनजंगा,
तीसरा है नंदा देवी और चौथा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो अधिकतर लोगों को लगता है कि माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, और अगर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बोला जा रहा है तो उसका आंसर है K2। ठीक है, अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि K2 किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, किस पर्वत श्रेणी की चोटी है, तो ये है काराकोरम की। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है पहला नंबर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है ग्रेट हिमालय। ये ऐसा गया हुआ है ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये फोर्थ नंबर है ग्रेट हिमालय। ठीक, और यहीं पर है K2 काराकोरम रेंज में। पहला नंबर क्या था देखे थे हम लोग, काराकोरम, तो ये यहाँ पे है K2। ठीक, यहाँ पे इसका हाइट है 8611 मीटर। ठीक, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो K2 है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप K2 मत लगाना, तब इसका आंसर होगा कंचनजंगा। क्या होगा? कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित दर्रा में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? ठीक है, आपको बताना है दर्रा, दर्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पास। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला और शिवकिला। याद रखना, ला का मतलब होता है दर्रा। ठीक है, ला का अर्थ ही दर्रा होता है। तो ऑप्शन पूछ रहे हैं जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला और शिवकिला। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और सीजीपीएससी में पूछा भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? लिपुलेख। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। बाकी आपको और देख लीजिए, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। जैसे ये तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश और ये हो गया उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य हो गया और यहीं पर है लिपू लेक दर्रा। ठीक है, यहीं पर है लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में। और अगर शिवकिला देखा जाए तो शिवकिला जो दर्रा है वो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और ये दर्रा हमेशा याद रखना इसलिए पूछता है क्योंकि यहीं से सतलज नदी तिब्बत के पास से होते हुए शिवकिला दर्रा से होते हुए ही भारत में प्रवेश करती है। याद रखना, अगर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो वो शिवकिला दर्रा है। ठीक है, बाकी लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और याद रखना, लिपुलेख जो दर्रा है ये मानसरोवर, यहाँ पे झील है मानसरोवर झील। तो आपने कई बार नाम सुना होगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे लोग जाते हैं, तो लिपुलेख दर्रा से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे लोग जाते हैं। ठीक है, और एक और है नाथुला। नाथुला दर्रा ये सिक्किम के पास है। ठीक है, ये नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम के पास है। यहाँ पे है नाथुला दर्रा। ठीक, तो भारत और चीन का जो व्यापार होता है ना, सड़क मार्ग से इस दर्रे से भी होता है। लेकिन याद रखना, जो लिपुलेख दर्रा है वो थोड़ा खतरनाक है मानसरोवर यात्रा करने के लिए, क्योंकि सीधा खाई वाला क्षेत्र है इधर, है ना। लेकिन अगर नाथुला दर्रा से होकर जाएंगे तो थोड़ा रास्ता खतरनाक नहीं है, रास्ता थोड़ा ठीक ठाक है। तो हालांकि लंबा रास्ता है, लेकिन अगर सेफली अगर जाना है तो नाथुला दर्रा ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 10 डिग्री चैनल पृथक करते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी में भी इसका कई बार एग्जाम में आ चुका है। और 10 डिग्री चैनल का मतलब होता है यहाँ पे अक्षांश। ठीक है, चैनल का अर्थ है ये अक्षांश रेखा। ठीक है, तो 10 डिग्री जो चैनल है यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा किसको किसको अलग करता है? ऑप्शन देखिए, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार से अलग करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये अंडमान है मान लीजिए, और ये 10 डिग्री चैनल है। इसके बाद जो चालू होता है वो निकोबार कहलाता है। 10 डिग्री चैनल के ऊपर अंडमान है और 10 डिग्री चैनल के नीचे जो है वो निकोबार है। तो इसलिए इनको मिलाकर बोला जाता है अंडमान और निकोबार।
तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, 10 अंश अक्षांश। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ठीक है, ऑप्शन है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और बैरन द्वीप। ठीक है, फिर से अंडमान निकोबार द्वीप का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बैरन द्वीप। याद रखना, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, बैरन आइलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ठीक है, न्यू मोरे, कार निकोबार, लक्षद्वीप और अंडमान। याद रखना, प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल से ही बना हुआ है। ठीक है, और प्रवाल क्या है? प्रवाल एक सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रवाल बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, और ये यही वो जो जहाँ पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं। ठीक, और लाखों साल, हजारों साल तक ये प्रक्रिया चलती है, और इनका कैल्शियम जब इकट्ठा होते जाता है तो एक आकृति का रूप ले लेते हैं, इसी को फिर प्रवाल भित्ति बोला जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप आप देख लो, लक्षद्वीप किधर है? तो लक्षद्वीप आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे है, ये है लक्षद्वीप, और ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, हालांकि अंडमान और निकोबार में भी प्रवाल मिलेंगे, लेकिन प्रवाल द्वीप पूछा है क्वेश्चन में, इसलिए केवल इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। ठीक, अगर पूछता कि कहाँ कहाँ है तो अंडमान निकोबार में भी प्रवाल पाया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? ठीक है, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ होता तो अधिकतर लोग छत्तीसगढ़ लगा देते हैं, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसका आंसर होगा क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधिक राज्यों को लगता है बाकी राज्यों से। चलो देख लेते हैं इसको मैप के जरिए। देखो, उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश किससे किससे लग रहा है? सबसे पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, तीन हो गया, फिर ये हो गया राजस्थान, ये हो गया एमपी, ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया झारखंड, ये हो गया बिहार। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से लगता है उत्तर प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इससे भी लगता है उत्तर प्रदेश। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगता है। बाकी आपका होमवर्क रहेगा कि बाकी राज्य जो लग रहे हैं वो कौन कौन से। बाकी छत्तीसगढ़ हालांकि 7 राज्यों से लगते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ठीक है, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान, असम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, टोडा जनजाति का क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं। तो टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप, स्पीति घाटी और लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, ये करंट में भी था कुछ साल पहले, क्योंकि यहाँ पे एक अमेरिकी नागरिक जो भारत घूमने आया था, वो अंडमान निकोबार चले गया था घूमने के लिए, और वो ऐसे क्षेत्र में चला गया जहाँ शोम्पेन जनजाति रहती थी। तो जैसे ही वो उस द्वीप पे उतरा तो शोम्पेन जनजाति ने उसको तीर से मार दिया और वो उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो याद रखना, शोम्पेन जनजाति आज के डेट में भी ये देश दुनिया से कट के रह रही है। ठीक है, ये अलग रह रही है पूरा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देवप्रयाग, ठीक है, अलकनंदा और खालिस्तान नदियों के संगम पर स्थित है। तो याद रखना, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखना, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तब जाके वो क्या कहलाती हैं? गंगा। तो गंगा नदी शुरू से गंगा नहीं कहलाती, भागीरथी और जब अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं तब उसके बाद उस नदी का नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत की सबसे बड़ी अफवाह नदी है। अफवाह मतलब जिसका सबसे ज्यादा नदी तंत्र बड़ा है। ठीक है, नदी तंत्र यानी कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी। ये तो आप लोग गैस कर लिए होंगे, महानदी है कि गोदावरी की, गंगा है कि नर्मदा है। इसका आंसर है गंगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाय से नहीं मिलती है? ठीक है, ऑप्शन है गोमती, घाघरा, कोसी और सोन। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सोन। आपको मैं बता देता हूँ, मान लीजिए भागीरथी है, ये अलकनंदा है, और ये दोनों मिले देवप्रयाग में, और ये गंगा नदी कहलाती है। ये गंगा नदी जा रही है। याद रखना, गंगा नदी से 2 नदी दाएं ओर से मिलती है। एक तो यमुना, ठीक है, यमुना नदी मिलती है, वो कहाँ मिलती है? प्रयागराज में।
ठीक। और दूसरी है सोन। याद रखना, सोन और यमुना ही गंगा नदी में दाएं ओर से मिलता है, बाकी जितनी भी नदी होगी सब बाएं ओर से मिल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आप देखेंगे तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील किधर है, तो अगर आप देखेंगे तो मानसरोवर झील यहाँ कहीं है, नेपाल के यहाँ पे। तो यहीं से ब्रह्मपुत्र निकल रही है, वो इधर चले जाती है ब्रह्मपुत्र, इधर से सिंधु नदी जाती है, ठीक है, और इधर से सतलज नदी। तो अगर आप देखोगे तो मानसरोवर झील के पास तीनों नदियों का उद्गम है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मानस नदी किस नदी की उपनदी, उपनदी यानी सहायक नदी। ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो याद रखना मानस जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और गंगा नदी के बारे में और उसकी सहायक नदी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये दोनों नदी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे होगे, है ना, वो इधर से आ रही है तिब्बत से, और यहाँ जैसे भारत में एंटर करती है, तो तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम है सांगपो, और जैसे ही वो भारत में एंटर करती है ना, और कहाँ से एंटर करती है, कई बार क्वेश्चन पूछता है किस पर्वत श्रेणी के पास से पहुंचती है, भारत में एंटर करती है, तो यह पर्वत श्रेणी जो है, ये सॉरी पर्वत जो है उसका नाम है नमचा बरवा। ठीक है, याद रखना जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नमचा बरवा पर्वत के पास से या वहीं से भारत में प्रवेश करती है। ठीक, और भारत में प्रवेश करते साथ इसका नाम कहलाता है दिहांग। याद रखना, ब्रह्मपुत्र नहीं होता, दिहांग। फिर यहाँ से दिबांग नदी मिलती है उससे, और लोहित नदी मिलती है। ठीक है, तो भारत में जैसे प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसका नाम तिब्बत में तो सांगपो है, और जैसे भारत में प्रवेश की तो उसका नाम हो गया दिहांग, और उसमें दिबांग और लोहित नदी जब आके मिलेगी तब उसके बाद उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, इसके बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी। ठीक है, अब ये सहायक नदी आप देखोगे तो मानस नदी इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पूछ रहा है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, द्वीप तो आप जानते हो, द्वीप ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है जो चारों ओर समुद्र से पानी से घिरा हो, और अधिकतर लोग सोचते हैं कि द्वीप हमेशा समुद्र में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में है कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है, असम में ही है। ठीक है, माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पूछ रहा है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ठीक है, नर्मदा घाटी यानी नर्मदा नदी के बारे में पूछ रहे हैं, वो किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, और विंध्याचल और अरावली। ठीक है, याद रखना ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एमपी में है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, ठीक, और इसके बीच जो नदी बह रही है वो है नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा नदी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। ठीक है, क्या लग रहा है कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी, इसका आंसर है नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बाकी नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो नदियां हैं वो पर्वतों से निकलती हैं, ऊंचाइयों से, और पर्वतों से जब निकलती हैं नदियां तो अधिकतर जो है उनके तीव्र जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, जिससे नदियां स्पीड से नीचे उतरती हैं, और जब मैदानी क्षेत्र में आती तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि ढाल स्लो हो जाता है, उसका ढाल क्या हो जाता है, कम ढाल हो जाता है, मंद ढाल हो जाते हैं। और नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली जो अधिकतर नदियां हैं उनका ढाल क्या हो जाता है, एकदम मंद हो जाता है, समुद्र में मिलने से पहले क्या हो जाती है, उसका ढाल एकदम मंद हो जाता है। तो ढाल मंद होने की वजह से नदी जो है उनको जिधर डायरेक्शन पे मिलता है वो उधर क्या हो जाती है, फैल जाती है, तो धाराएं अपना ऐसा फैल जाती है। तो ये आकृति डेल्टा का रूप ले लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं
कि जो नदियां हैं, अधिकतर नदियां जो पूर्व की ओर बह रही है वो डेल्टा का निर्माण करेंगी, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो जैसे आप देखो, ठीक, तो अगर आप देखोगे तो जैसे ये है गोदावरी, ये डेल्टा बना रही है, ये है कृष्णा, ये भी डेल्टा बना रही है, कावेरी ये भी डेल्टा बना रही है, महानदी ये भी डेल्टा बना रही है। लेकिन जो नर्मदा नदी है वो ऐसे आती है और सीधा खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखना, यहाँ पे है खंबात की खाड़ी। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं नर्मदा नदी कहाँ में गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो क्या बनाती है फिर वो, तो वो बनाती है एस्चुरी। तो नर्मदा नदी जो बनाती है उसको बोलते हैं एस्चुरी। अब एस्चुरी क्या है, एस्चुरी ये है कि नर्मदा नदी जो खंबात की खाड़ी में जो गिरती है वो तेजी से जाके गिर जाती है ना, वहाँ उसका ढाल तीव्र ढाल है वहाँ पर, तो नदी एकदम वहाँ पे ढाल उसका मंद नहीं होता, तो तेजी से क्या होता है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और बाकी जो ये पूर्व वाली नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इनका ढाल एकदम मंद हो जाता है, तो इसको कहीं जगह नहीं मिलता, तो जहां जगह मिलता है उधर वो बहने लगती है, तो ये डेल्टा का आकृति का रूप ले लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। ठीक, तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ऑप्शन है, ये तो पिछले क्वेश्चन में ही देख डाले हम लोग, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी और महानदी। तो पिछले मैप में तो देखिए हम लोग, ये गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, और जो ताप्ती नदी है ये गिर रही है कहाँ, खंबात की खाड़ी में। हालांकि इसमें अरब सागर बोला है, तो ये इसमें अरब सागर आप ले सकते हो, क्योंकि बाकी नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। लेकिन ये गिरती मेन है खंबात की खाड़ी में। अगर खंबात की खाड़ी तो बोलेगा तो ये भी सही है। जैसे आप नर्मदा नदी देखें, ठीक, ये नर्मदा गिर रही है और इसी के नीचे आती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो याद रखना अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है वो ताप्ती नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखना प्रायद्वीपीय भारत पूछ रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पूरे भारत की बात नहीं कर रहे। प्रायद्वीपीय मतलब ये प्रायद्वीप वाला हिस्सा, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, जो तीन और समुद्र से घिरा हो, इतने की बात कर रहे हैं, केवल इतने हिस्से की बात कर रहे हैं कि कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो याद रखना ऑप्शन क्या क्या दिया है, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और महानदी। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी नदी भी है, याद रखना दोनों है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी नदी भी है। और लंबी और सबसे बड़ी नदी में क्या अंतर है, बड़ी यानी चौड़ाई में, तो जो चौड़ाई में ज्यादा चौड़ी होगी उसको बोलेंगे बड़ी नदी, और लंबी तो आप समझ ही गए होंगे, लंबाई में जो इसका लंबी है। तो यहाँ पे याद रखना क्वेश्चन में प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है, ना कि भारत का। तो भारत की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो लगाना है गंगा, और भारत की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो लगाना है ब्रह्मपुत्र। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत बोल रहा है तो प्रायद्वीपीय भारत का लंबी बोले चाहे बड़ी बोले, दोनों है गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है। ठीक है, हिमालय के उस पार से निकल रही है। तो अभी आप शुरू से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है झेलम नदी, सतलज नदी, गंगा नदी और रावी नदी। तो इसका आंसर है सतलज नदी। तो आपको बताया था सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये था हिमालय, ये हिमालय पर्वत श्रेणी था ये, अब पूछ रहे हिमालय के पार से कौन सी नदी निकल रही है। तो नदी जो निकल रही है वो देखो यहाँ पर आपको बताया था, ये सतलज नदी है और ये हिमालय के उस पार से आ रही है, भारत में एंटर कर रही है। ठीक है, सिपकिला दर्रे से आ रही है, तो ये था सतलज नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी जो है ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के उस पार से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, आपको बताना है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक, गंगा नदी, हुगली नदी, पद्मा नदी, सुवर्णरेखा नदी। ठीक है, तो याद रखना ये सहायक नदी है किसकी, हुगली नदी की। याद रखना ये हुगली की सहायक नदी है। और हुगली किसकी सहायक नदी है, तो अधिकतर लोग सोचते हैं कि हुगली गंगा की सहायक नदी है, जबकि ये सही नहीं है, हुगली गंगा की वितरिका है। ठीक है, अब वितरिका और सहायक नदी में क्या अंतर है, मान लीजिए ये मुख्य नदी है, गंगा नदी है। ठीक, अगर इसमें कोई नदी आके मिल रही है गंगा में,
जैसे ये मान लो आ गई रामगंगा, ठीक, तो रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। या मान लो आ गई यमुना, तो यमुना गंगा की सहायक नदी है। लेकिन यदि गंगा से एक धारा बाहर निकल जाए, जैसे ये निकली है हुगली, ठीक, तो गंगा की जो एक धारा जो अलग हो गई है गंगा से, वो है हुगली नदी, ठीक है। तो हुगली इसकी सहायक नदी नहीं है, तो इसको सहायक नदी नहीं बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वितरिका। क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी में इसको बोलते हैं वितरिका। तो हुगली नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, उसकी क्या है, वितरिका है। वितरिका यानी कि गंगा से अलग हो गई है, एक धारा आके नहीं मिल रही, उससे निकल रही है, ठीक। और हुगली से ही फिर दामोदर नदी आके मिलेगी, तो दामोदर किसकी सहायक नदी हो गई, हुगली की, ठीक। और याद रखना जो कलकत्ता है वो हुगली नदी पर ही, उसके तट पर ही बसा हुआ है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण क्या है, ऑप्शन है माही नदी, घग्गर नदी, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अंतःस्थलीय होता क्या है ये जानना पड़ेगा। तो अंतःस्थलीय का मतलब ये होता है कि जैसे आप नदी का उद्गम आप जानते हो कि अधिकतर ऊंचाइयों यानी पहाड़ से होती है, ठीक है, स्थल से ही होता है उद्गम, और जाके लास्ट उसका अंतिम मुहाना क्या होता है, समुद्र, ठीक। तो हर नदी निकलती स्थल से और जाती कहाँ है, समुद्र की ओर। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जिनकी किस्मत में समुद्र नहीं है, तो जो नदी स्थल से निकलती है और स्थल में ही विलुप्त हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतःस्थलीय अपवहन नदी, ठीक। तो भारत में ऐसी दो प्रमुख नदी है जिसका उद्गम और अंत बिंदु यानी मुहाना दोनों स्थल पर है। जैसे इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर घग्गर नदी। तो घग्गर नदी आप हरियाणा के आसपास देखोगे और ये जाके राजस्थान के थार मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। और दूसरी है लूनी नदी। तो लूनी नदी भी क्या होती है, निकलती स्थल से ही है और जाके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी और घग्गर ये दो नदी जो है वो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, याद रखना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, उज्जैन स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है उज्जैन स्थित है किस नदी के तट पर, चंबल नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। ये तो आप जानते होगे, और नहीं जानते होगे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर है, उज्जैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। ये तो सबको पता होगा, शरावती नदी पर है। और आप बताइए कौन से राज्य में है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, लैगून झील, ठीक है, लैगून झील नहीं है। तो ऑप्शन है अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लैगून होता क्या है, ठीक है। तो जैसे आप देखो कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो ऐसा ऐसा प्लेन तो है नहीं, थोड़ा कटा छटा है, वो हम बनाते हैं प्लेन, लेकिन ये ऐसे रियल में नहीं है। रियल में कैसे है, थोड़ा कटा छटा है, ठीक। कटा छटा कैसे है, मतलब जैसे आप नीचे आओगे, ठीक, जैसे केरल के पास आप ये देखोगे ऐसे, तो ये भूमि का कुछ हिस्सा अंदर घुसा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है वो यहाँ तक अंदर चले जाता है, ये वाले पोर्शन तक, ठीक। और बालू यानी रेत के द्वारा ये जो है सामने वाला क्षेत्र ये अवरोधक का काम करने लगता है, रेत ऐसे इसको रोक देता है, ठीक। तो ये एक झील का रूप ले लेते हैं, तो इस प्रकार की झील को बोला जाता है लैगून झील, ठीक है, या पश्च जल भी बोले जाते हैं। तो कौन सी झील लैगून झील नहीं है पूछ रहे, तो अष्टमुदी है, चिल्का भी है और पुलिकट भी है, ठीक है। कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर होगा पेरियार झील, ठीक है। ये थोड़ा अंदर है, तट से अंदर है, तो पेरियार झील इसका आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन है चिल्का झील, सांभर झील, लोनार झील और बुलर झील, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील, जो उड़ीसा में है, और ये एक प्रकार की लैगून झील भी है, ठीक है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में लैगून के बारे में बताया, तो लैगून झील भी है और सबसे बड़ी भारत की खारे पानी की झील भी, याद रखना। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है और कौन से राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सामान्य भूगोल का जो क्वेश्चन एमसीक्यू था, है ना। और अगर आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी जो क्वेश्चन और जो छूट गए हैं क्वेश्चन ज्योग्राफी के, वो हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केसी कांकेर के साथ।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।